नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो सामाजिक अध्ययन हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। साइंस का हम पूरा कोर्स करा चुके हैं। थ्योरी का कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सामाजिक अध्ययन की क्लास नंबर 1 इससे पहले हमने देखी थी पृथ्वी की संरचना चैप्टर में। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज की क्लास नंबर 2 में जो बाकी चैप्टर हमारे इसी चैप्टर के अंतर्गत जो बाकी टॉपिक हैं, चट्टानें, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल गैसें और प्रश्न, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो थ्योरी और प्रश्न तो दोनों चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है। पृथ्वी की संरचना हमारा टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। एक क्लास पहले देखी थी, एक क्लास आज होगी और ये टॉपिक हमारा समाप्त। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। सबसे पहले हम चट्टाने पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताई थी कि चट्टाने से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पृथ्वी की बाहरी जो परत है उसकी संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं चट्टानें। एक आपकी आग्नेय चट्टान होती है जिसको हम इग्नियस कहते हैं, अवसादी चट्टान होती है जिसको हम सेडिमेंट्री कहते हैं, और तीसरी होती है कायांतरित जिसको हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। ये 3 आपको बेसिकली नाम जो है वो पता होना चाहिए। तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित में सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की। आग्नेय चट्टान जो है ये मैग्मा या लावा के जमने से जो है वो बनती है। ज्वालामुखी जब आपका उद्गार होता है तो वहां से मैग्मा या लावा निकलता है, तो उसका धीरे धीरे समय के साथ साथ जमाव होता है। तो जमने से जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रेनाइट हो गया, जैसे बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया, ये सभी एग्जाम्पल। आग्नेय जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित, तीनों जो हम पढ़ेंगे उनके एग्जाम्पल आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा इन एग्जाम्पल से ही जो है वो बनता है। अभी हम तीनों लास्ट में, यानी ये सारी चीजें पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर सभी के एग्जाम्पल को एक साथ देखेंगे, थोड़ी बहुत ट्रिक भी वहां पर जो है वो लगाएंगे। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे बात करते हैं। तो आग्नेय जो चट्टान होती हैं वो स्थूल, परत रहित, कठोर संघनन और जीवाश्म रहित होती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जीवों के अवशेष नहीं होते हैं, क्योंकि किससे बन रही है? आपने हमने ऊपर देखा, मैग्मा या लावा के जमने से हो रही हैं। आर्थिक रूप से बात करें तो ये बहुत ही संपन्न चट्टानें जो है वो होती हैं। इसमें चुंबकीय, लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लैटिनम, ये सभी जो है वो देखने को मिलते हैं आग्नेय चट्टानों में। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा तत्व या इनमें से कौन आग्नेय जो चट्टान है उसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन में इन्हीं में से कोई जो है वो आपको दिया जा सकता है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन कैसे आता है कि इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? 4 एग्जाम्पल दिए होंगे, कौन सा होगा आपको पहचानना होगा। आगे बात करते हैं। तो बेसाल्ट जो है उसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, और ये जो चट्टान है उसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट जो है मैंने आपको बताया इसी आग्नेय चट्टान का जो है वो उदाहरण है। तो इसी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोहे की मात्रा बेसाल्ट में जो है वो सबसे अधिक होती है, और अगर ये जो चट्टान है उसका जो क्षरण हो तो उससे किसका निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो होता है। पेग्माटाइट भी मैंने बताया इसमें एग्जाम्पल आता है। तो पेग्माटाइट झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक जो होता है वो इन्हीं सैलों में जो है वो मिलता है। तो ये 2 पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा जो है वो याद रख सकते हैं। आग्नेय जो चट्टान है उसके बारे में हुआ समाप्त। अब बढ़ते हैं हम आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कुछ और जो है अलग अलग चट्टानें आती हैं जो कि भूमि के नीचे बनती हैं, जिनको हम कहते हैं आग्नेय चट्टानी पिंड, इग्नियस रॉक बॉडीज। अब इस चीज को समझिए कि क्या ये कैसे जो है वो बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जो है इसका उद्गार हुआ, इसमें से क्या निकला? लावा निकला, मैग्मा निकला, और बाहर आकर के ठंडा हुआ, और ये किसका रूप ले लिया? इसने आग्नेय चट्टानों का रूप जो है वो ले लिया। पर यही चीज आपकी ऐसे भी तो होता है कि ऊपर से बहुत से अंदर का लावा होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और भूमि में अगर वो रिसा हुआ तो भूमि के नीचे भी अलग अलग आकृतियां जो है वो बनती हैं। चाहे कहीं वो गुंबदाकार आकार होगा, कहीं वो इस प्रकार से लंबे पाइप के आकार का होगा। तो वो जो चट्टानें बनती हैं वो भी तो इसी मैग्मा के ठंडा होने से बन रही हैं। तो इसलिए उन्हें भी हम जो आग्नेय चट्टान है उसी के अंतर्गत जो है वो देखते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आया कि आग्नेय चट्टानी में ही ये आएंगी, पर इनका जो निर्माण है वो भूमि के नीचे आपको देखने को मिलेगा। उनमें देखते हैं एक एक करके ये कौन कौन सी होती हैं। यहां पर यह भी बताया गया है कि मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड जो है वो बनते हैं।
जिसमें सबसे पहला आपका है जिसको हम कहते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ चित्र में हम पहले देख लेते हैं कि कहां पर है। तो ये जो है आपका बैथोलिथ है। ये आपका देखिए ऊपर जो है ये भूमि है, भूमि के ऊपर देखिए ये ज्वालामुखी दर्शाया गया है, और ज्वालामुखी जहां से ये उद्गार हो रहा है लंबा सा पाइप नीचे गया है, तो ये सब भूमि के नीचे की ही यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। अब बैथोलिथ को समझिए, तो ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है। तो आग्नेय चट्टानी पिंड में अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो चित्र में भी अगर आप देखेंगे तो किसी का आकार इस प्रकार से है, किसी का ये है, तो सबसे बड़ा भी यहाँ पर कौन सा है, तो बैथोलिथ ही है, ऐसे आप पहचान लेंगे। आगे बात करते हैं तो वास्तव में ये पातालीय पिंड होता है। पातालीय पिंड मतलब कहते हैं ना आकाश से पाताल की ओर, तो पाताल मतलब भूमि के नीचे की बात हो रही है, आकाश मतलब भूमि के ऊपर की बात हो रही है। तो ये एक बड़े गुंबद के आकार का होता है। यहां पर देखिए इसका आकार कैसा है, गुंबद के आकार का है। और किसका है, तो बैथोलिथ का है। इसके किनारे जो होते हैं वो खड़े होते हैं, इसका ऊपरी तल जो है वो विषम होता है, और ये ग्रेनाइट से जो है वो बनता है। तो यहां पर याद रखने वाला क्या है कि बनता किससे है, तो ग्रेनाइट से जो है वो बनता है। तो बैथोलिथ चित्र से अगर आपने समझ लिया तो आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया बैथोलिथ। आगे बात करते हैं कुछ और की। तो बैथोलिथ के बाद बात करते हैं आपका स्टॉक। स्टॉक जो है ये छोटे आकार के जो बैथोलिथ होते हैं उन्हीं को स्टॉक कहते हैं। यानी जो बैथोलिथ आपका इतना बड़ा गुंबद बन रहा है, अगर यही छोटा आकार का हो तो हम उसको बैथोलिथ ना कह करके स्टॉक कहते हैं। इसका जो ऊपरी भाग होता है वो गोलाकार गुंबद नुमा होता है, क्योंकि जब बैथोलिथ ही को कह रहे हैं तो उसमें भी गुंबदाकार था, इसमें भी वही होगा। स्टॉक का जो विस्तार है वो 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। ये भी आप पॉइंट जो है वो याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे। तो अगला है आपका लैकोलिथ। लैकोलिथ की बात करें तो जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से ऊपर उठाता है, तो मैग्मा क्या करता है ऊपर की, जैसे मान लीजिए समझिए कि ये आपका एक ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी जब नीचे से निकलना चाहता है तो ऊपर की जो भूमि होगी वो चाहता है कि उसको हटाए, तभी तो उसको तोड़ के बाहर निकलता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदाकार रूप में जो है वो जाकर के जम जाता है, तो इसे हम कहते हैं लैकोलिथ। तो देखिए बैथोलिथ में भी गुंबदाकार था, पर वहां पर आपका सबसे बड़े आकार में आ रहा था, और लैकोलिथ भी गुंबदाकार है, पर उसके बनाने का तरीका आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वो बनता है। तो ये हो गया आपका लैकोलिथ। आगे बात करते हैं आपका अगला। अच्छा, लैकोलिथ में आप यहां पर चित्र में भी देख लीजिए, ये आपका लैकोलिथ था, ये चित्र में आप देखिए ये लैकोलिथ आपका है, और इसका आकार देख रहे हैं आप किस प्रकार से सांप के आकार से गया है। ये क्या कर रहा है, ये यहां से आपका जो है मैग्मा जा रहा है और ऐसे ऊपर जाकर के जो भूमि है उसको ढकेलता है, और जब ढकेलता है तो इस प्रकार से गुंबदाकार देखिए आप आकार बन रहा है यहां पर। और ये आकृति किस प्रकार की होती है, तो लैकोलिथ जो है वो होती है। समझ गए होंगे आप। अगला बात करते हैं लैपोलिथ। ध्यान दीजिएगा, लैकोलिथ अलग है, लैपोलिथ अलग है। यहां पर आपने जो देखा वो लैकोलिथ है, और जो पा वाला है वो यहां पर दे रखा है। अब लैपोलिथ की बात करें तो जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, तस्तरी आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से नाव का आकार है, तो इस प्रकार से जब जमा होगा तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम लैपोलिथ के नाम से जो है वो जानते हैं। लैपोलिथ कहां देखने को मिलते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलते हैं। तो ये स्थान भी आप याद रख सकते हैं। तो लैपोलिथ तस्तरीन यानी कि नाव के आकार के, और लैकोलिथ आपके गुंबदा आकार के। तो इस प्रकार से आप दोनों में डिफरेंस को जो है याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं आपका अगला। अगला है आपका फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, तो जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं, लहरदार आकृति तो फैकोलिथ। अगला देखते हैं आपका डाइक। डाइक यहां पर आप देख रहे हैं साइड में चित्र में। तो जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। देखिए जैसे ये मैग्मा आपका लंबी सी दरार नीचे तक गई हुई है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे दरार ये इसमें यहीं तक दर्शाई गई है, तो लंबी जब दरार आपको देखने को मिले तो वो क्या कहलाता है, डाइक जो है वो कहलाता है। सम एक एक लाइन है, मुझे लगता है आपको याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। तो बस इतनी चीजें थी जो हमने आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत जो है वो देखी। अब बात करते हैं हम अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानें जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टान किसी स्थान पर जब जमा हो जाते हैं और रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों से परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं अवसादी। अवसाद मतलब होता ही है कि चीजें जो है वो इकट्ठा हो। वहां पर देखा था आपने आग्नेय में
कि वो मैग्मा ठंडा हो रहा था तब वो बन रही थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो निर्मित छोटी छोटी चट्टाने बहा कर जो लाई जाती हैं सारे, उनको जमा होने से फिर उनके जमने से जो चट्टाने बनती हैं वो अवसादी चट्टाने होती हैं। एग्जाम्पल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, नमक की चट्टान, सेल खरी, ये सभी इसके एग्जाम्पल। मैंने बताया एग्जाम्पल आपको हर हाल में रटे होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल से ही जो है वो बनते हैं। अब अवसादी चट्टानों के बारे में भी कुछ पॉइंट देखते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब देखिए कोई चीज आके इकट्ठा होती है, जैसे बहा कर लाई गई यहाँ जमा हो गई, कुछ और बहा कर लाया गया यहाँ जमा हो गया, तो ऐसे एक के ऊपर एक लेयर आपको देखने को मिलती है क्योंकि सब चीजें समान तो है नहीं। जैसे आप चीनी है और उसमें चीनी ही मिलाएं तो वो घुल जाएगी आपस में, पर यहाँ पर कुछ और है, कोई दूसरी परत आके जमा हो रही, तो वो एक परत दूसरे में जब नहीं घुलेगी तो क्या होगी, परत के रूप में एक दूसरे के ऊपर होगी। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि बहा कर लाए गए, मैंने बताया था उसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टान, ये सभी जो है वो पाई जाती हैं चट्टानों में। अगला खनिज तेल अवसादी चट्टानों में जो है वो देखने को मिलता है। दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिन जो है उनकी अवसादी चट्टानों में कोयला जो है वो पाया जाता है। नदियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा किससे बना है, बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से जो है वो बना है आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला। ये क्वेश्चन एक बार किसी पेपर में पूछा भी गया था। आगे बात करते हैं आपका कायांतरित चट्टानों के बारे में। उतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो कायांतरित चट्टानें क्या, जब ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और जो अवसादी चट्टान है वो बदल जाती हैं, तो किसमें बदलती हैं, कायांतरित चट्टानों में बदलती हैं, तो इनका ही निर्माण जो है वो होता है। अब हम स्टार्टिंग मैंने बताया था कि हम पूरी लिस्ट जो है वो एक साथ देखेंगे जिससे आप एग्जाम्पल जो है वो याद रख सकते हैं। तो देखिए आग्नेय चट्टानों में जो ग्रेनाइट है वो ये परिवर्तित रूप, ये हम किस में रखेंगे, ये हमारी रूपांतरित चट्टाने हैं। तो आग्नेय ग्रेनाइट किस में बदलता है, तो नीस में बदलता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। साइनाइट जो है वो किस में बदलता है, तो साइनाइट नीस में बदलता है। ग्रेबो जो है वो आपका ग्रेबोनीस या सर्पेंटाइन में जो है वो बदलता है। बेसाल्ट जो है वो आपका स्लेट में बदलता है। रायोलाइट जो है वो हल्का सिस्ट में बदलता है। बिटुमिनस कोयला जो है वो ग्रेफाइट में बदलता है। तो ये आग्नेय चट्टानों के जितने एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इनको एकदम रट लीजिएगा। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको सभी एग्जाम्पल दिखा दिए थे। अब देखिए थोड़ा सा हमको क्या करना है, इनको ट्रिक से भी जोड़ना है। मैंने आपको एक बार ट्रिक बताई भी, अगर आपको पहले याद होगी, कि जो आग्नेय चट्टान में इसमें वर्ड पकड़िए आग। जैसे आपके कोई घर में पड़ोसी को आप देखते हैं, जैसे आपके यहाँ क्या लग गया, जो फर्श होती है उसमें आपने ग्रेनाइट लगवा दिया, तो पड़ोसी क्या होते हैं, जल जाते हैं, उनकी आग लग जाती है। तो आग वर्ड से आग्नेय पकड़ेंगे, ग्रेनाइट आपने लगवाया है उससे ग्रेनाइट को पकड़ेंगे। आग्नेय में कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं उसको याद कर रहे हैं हम। और जो ग्रेनाइट आप लगवाते हैं किसमें लगवाते हैं, बेस में लगवाते हैं। बेस मतलब जमीन में लगवाते हैं, तो बेस से बेसाल्ट आप याद रख सकते हैं। और लोग जो आग उनके लग रही है, जल रही है, वो चीज आपने पकड़ ली, पकड़ने को ग्रैब कहते हैं, तो ग्रैबो आप वहां से याद रख सकते हैं। तो ग्रैबो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक से जोड़ सकते हैं। बाकी भी आप याद रख सकते हैं, पर ये तीन मुख्यतः पूछे ज्यादा जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको ट्रिक से जो है वो जोड़ दिया। आग्नेय चट्टान हो गया। अब बात करते हैं उन अवसादी चट्टानों की जिनका रूपांतरण जो है रूपांतरित चट्टानों में होता है। तो सबसे पहला है सरपिंड। ये सरपिंड सिस्ट में जो है वो बदलता है। बलुआ पत्थर बहुत पूछा जाता है, ये आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वार्टजाइट में बदलता है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा किसका किसमें परिवर्तन होता है। शैल की बात करें तो स्लेट अथवा अब्रक सिस्ट में बदलता है। चूने का पत्थर जो है वो संगमरमर में बदलता है। लिग्नाइट जो है एंथ्रेसाइट कोयला में बदलता है। और कोयला जो है वो आपका ग्रेफाइट में जो है वो बदलता है। तो इतने आपको जो है वो याद रखने हैं जो कि आपके अवसादी चट्टान से संबंधित है, और उनका रूपांतरण इन सभी में जो है वो होता है। तो चट्टान हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ जो कि है वायुमंडल का संगठन। तो वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार हम आपके लिए सारी क्लासेस एकदम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं और आगे भी ऐसे प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो वायुमंडल के संगठन की बात करें तो निम्न तत्वों से मिलकर बना होता है गैस, जलवाष्प और धूलकण। 3 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। इन तीनों से जो है वायुमंडल का संगठन मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं हम वायुमंडल में परसेंटेज की। तो 78% जो है आपका नाइट्रोजन जो है वो आपका होता है। 21% जो है वो आपका ऑक्सीजन होता है। इस चीज को देखिएगा, ये जो
ऑक्सीजन का परसेंट है ये कहीं कहीं 20.93% भी लिख दिया जाता है, कहीं कहीं पूरा 21% लिख दिया जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 0.93% ऑर्गन होता है, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तो 0.93 होता है, पर जब कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंट की बात आती है तो एक जीरो यहाँ पर लगता है। 0.3% आप ना याद कर लीजिएगा, 0.03% है, इस गलती को आप ना करिएगा। आगे बात करते हैं, और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन आदि गैसें भी जो है वो हमारे वायुमंडल में होती हैं। वायुमंडल में अगर जलवाष्प की मात्रा की बात करें तो लगभग 3% से 5% तक रहती है। जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब आप जाएंगे तो वो घटती जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिचुएशन बेस्ड जो है वो बन जाते हैं। ओजोन परत की खोज की बात करें तो 1913 में जो है वो फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैब्री चार्ल्स और हेनरी जो बुसोन है, इन्होंने जो है वो की थी किसकी, ओजोन की परत की जो है वो खोज। तो समय ध्यान रखिएगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आगे, तो वायुमंडल में धूल कण, खनिज कण, परागण, ज्वालामुखी, राख आदि के कण भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, इन्हें हम एरोसोल का नाम जो है वो देते हैं, और इनके अभाव में बादलों का निर्माण जो है वो नहीं हो सकता, इसलिए ये सब जरूरी भी जो है वो होते हैं, क्योंकि इन्हीं के सहारे जलवाष्प जो है आपकी एकत्र होती है, इसलिए इन्हें हम आर्द्रता ग्राही नाभिक जो है उसके नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो ये तो हो गया आपका संरचना के बारे में। अब लास्ट हमारा टॉपिक है वायुमंडल की परतों की बात करते हैं। तो वायुमंडल जो है उसमें टोटल 5 स्तरों में जो है वो बांटा गया है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, ताप मंडल, थर्मोस्फेयर, बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। जो ताप मंडल है इसी में ही आप आयन मंडल को जो है वो देखते हैं, जिसको हम आयनोस्फेयर भी जो है वो कहते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। वो अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सारी चीजों को देख लेंगे। इंग्लिश के नाम जो आप देख रहे हैं इनको भी रट के रखिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न अब इंग्लिश में ही डायरेक्ट नाम ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से किसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन क्षोभ या समताप नहीं लिखा रहता है, वहां पर डायरेक्ट स्ट्रेटो, मेसो इस प्रकार से लिखा रहता है। तो इंग्लिश के नाम भी आपको याद होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है इसकी। ट्रस्ट में इन द एग्जाम होती है, ट्रस्ट का जो टी होता है उससे ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, ट्रस्ट में एस टी करके आ रहा है उससे स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, ट्रस्ट मी से आपका मेसोस्फेयर हो जाएगा, इन दा से आपका थर्मोस्फेयर हो जाएगा, और एग्जाम का जो एक्स है उससे एक्सोस्फेयर हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम आपकी ट्रिक, इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उनको क्रम से याद करने को आप याद रख सकते हैं। अब एक के बारे में, सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। जैसे आप यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ेंगे तो सबसे नीचे जो आपकी जो परत होगी वो कौन सी होगी, क्षोभ मंडल होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं उसी क्रम में हम इनको जो है वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे नीचे जो परत होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर जो है वो होती है। इस ऊंचाई को जो है वो याद रखिएगा। क्षोभ मंडल की यहाँ पर बात हो रही है। सभी वायुमंडलीय या मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो इसी मंडल में होती हैं। इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। आप खुद से सोचकर देखिए, तो जो सबसे पहली परत होगी इसी में सब बादल वगैरह बनते हैं, तो बारिश वगैरह भी सब सारी चीजें यहीं से ही होंगी। तो इसमें कोई याद करने का नहीं है, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो संपूर्ण वायुमंडल का 80% द्रव्यमान इसी मंडल में उपस्थित होता है। वायुमंडल का लगभग 50% द्रव्यमान तो 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है, जो मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अन्य गैसों से मिलकर जो है वो बना होता है। आगे बात करते हैं, तो वायुमंडल की लगभग संपूर्ण जलवाष्प क्षोभ मंडल जो है इसी में जो है वो पाई जाती है। इसी कारण मौसमी घटनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कारण क्या होता है, जलवाष्प आपको देखने को मिलती है, यही रीजन जो है वो होता है। क्षोभ मंडल जो है उससे नीचे से ऊपर की ओर जाने पर 65 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो प्रति किलोमीटर की तरफ से तापमान जो है वो घटता जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कब घट रहा है कब बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है, और कितने के हिसाब से, तो 65 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से घटता जाता है। इसी की सबसे ऊपरी जो सीमा होती है उसे क्षोभ मंडल सीमा कहते हैं। इसको ट्रोपोपॉज के नाम से जो है वो जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगले परत की, जो कि है आपका समताप मंडल, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कहते हैं।
स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत होती है। ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर जो है वो होती है, तो ऊंचाई को जरूर ध्यान रखिएगा, 12 से 50 किलोमीटर तक होती है। ओजोन परत इसी मंडल की ऊपरी सीमा पर पाई जाती है। ओजोन परत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किस लेयर में होती है, तो आपको पता होना चाहिए समताप मंडल में जो है वो होती है। ओजोन मंडल या ओजोन परत जो है काम क्या करती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनका अवशोषण करने का काम जो है वो करती है। समताप मंडल की बात करें तो उसमें तापमान लगभग आप देखेंगे तो समान रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ेंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है, जिस कारण पराबैंगनी जो किरणें हैं उनका ओजोन परत द्वारा अवशोषण जो है वो होता है। तो हमने क्षोभ मंडल में भी देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, जो टेम्परेचर था आपका वो 65 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से तापमान घट रहा था। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मतलब जब आप नीचे जा रहे हैं तो पहले घट रहा है, फिर जब आप समताप मंडल में पहुंच गए तो फिर पहले तो समान रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कब टेम्परेचर घटता है कब बढ़ता है। आगे बात करते हैं, तो इसकी सबसे ऊपरी सीमा जो है वो समताप सीमा जो है वो कहलाती है, जिसको स्ट्रेटोपॉज जो है वो कहते हैं। जैसे हमने वहां पर भी एक सीमा की बात की थी क्षोभ मंडल में। वायुयान की उड़ान के लिए ये मंडल सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वायुमंडल या किस परत में जो है वायुयान वगैरह उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। कारण क्या होता है, नाम में ही समताप है, यानी कि समान ताप रहता है, समान टेम्परेचर रहता है। तो वायुयान जब उड़ रहे होते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को जो है वो नहीं मिलता है कि बिजली कड़क गई, बारिश हो गई, इस तरीके से। तो वायुयान की उड़ान के लिए मंडल सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। फिर बात करते हैं मध्य मंडल की, जिसको हम इंग्लिश में मेसोस्फीयर जो है वो कहते हैं। तो ये वायुमंडल की तीसरी सबसे निचली और समताप मंडल के ऊपर स्थित परत होती है। ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक जो है वो होती है। ऊंचाई पर फोकस करते रहिएगा। क्षोभ मंडल में हमने देखा था 8 और 18 किलोमीटर, समताप मंडल में हमने देखा था 12 से 50 किलोमीटर, जहां पर हम देख रहे हैं 50 से 80 किलोमीटर। तो ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। क्षोभ मंडल जो है इसमें नीचे से ऊपर जाने पर तापमान जो है वो घटता जाता है। मध्य मंडल जो है उसकी सबसे ऊपरी सीमा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ठंडा परत या सबसे ठंडा स्थान जो है वो कौन सा होता है, तो मध्य मंडल होता है। यहाँ का औसत जो तापमान होता है लगभग 85 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। ध्यान रखिएगा, मध्य मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा होती है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान जो है वो होता है। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले लगभग सभी उल्का पिंड जो है वो इसी परत पर आकर जो है वो जल जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आया है कि उल्का पिंड कहां पर नष्ट हो जाते हैं, तो मध्य मंडल जो है आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं ताप मंडल की, थर्मोस्फेयर जो कहते हैं जिसको हम। तो ये मध्य मंडल के स्थित ऊपर वाली जो परत है, अभी तक 80 किलोमीटर देखा था, 80 से 700 किलोमीटर तक परत होती है। ताप मंडल में नीचे से ऊपर जाएंगे जब, तो तापमान जो है वो आपका बढ़ता जाता है। अब देख रहे हैं टेम्परेचर कब घट रहा है कब बढ़ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसकी सबसे ऊपरी जो सीमा होती है वो ताप सीमा कहलाती है, जिसको हम थर्मोपॉज जो है वो कहते हैं। मतलब जो परत चल रही है उसके नाम से ही पॉज वर्ड लग करके उसकी परत की जो सीमा है वो बन जाती है। ताप मंडल जो है हमने देखा, और इसी के अंतर्गत आता है आपका आयन मंडल। मैंने बताया कहीं कहीं आपको डायरेक्ट आयन मंडल अलग से ही दे दिया जाता है, कहीं कहीं इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। तो हमने अंतर्गत दिखाकर दोनों चीजों को जो है समझ लिया। जैसे भी आपको प्रश्न में देखने को मिले आप टिक कर लीजिएगा। तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर जो है उसकी बात करें तो ताप मंडल की जो निचली परत होती है 80 से 550 किलोमीटर। देखिए पीछे जो हमने पढ़ा था इसमें 80 से 700 किलोमीटर था, तो इसी 80 से 700 में ही आप देख रहे हैं आपका 80 से 550 आ रहा है। तो आपको क्लियर हो रहा है कि उसी के अंतर्गत आ रहा है। अब ये लिखा है क्योंकि ये परत सौरिक विकिरण द्वारा आयनीकृत जो है वो हो जाती है। आयन मंडल पूरी तरीके से बादल और जलवाष्प विहीन परत जो है वो होती है। आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे, यहां से क्वेश्चन आता है रेडियो तरंगे कहां से परिवर्तित होती हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आयन मंडल से मैंने आपको बताया है, आइए आपका इंतजार था, एक गाना है, तो आइए से आयन मंडल को जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर रेडियो पर गाना इस टाइप का बज रहा है तो आयन मंडल आइए आपका से आप जोड़ सकते हैं कि इस परत में आपको देखने को मिलता है। आगे लिखा है कि वापस पृथ्वी को लौटती हैं रेडियो जो तरंगें होती हैं, और रेडियो, टेलीविजन आदि के संचार को जो है ये संभव बनाती हैं। संचार उपग्रह भी इसी मंडल में जो है वो स्थित होते हैं। और इसी में एक पॉइंट और है आपका कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं वो तापमंडल जो है
इसमें ही जो है आपकी घटित होती है। क्योंकि तापमंडल हम देख रहे थे, तापमंडल के अंतर्गत हमने आयन मंडल देखा, तो तापमंडल की अगर बात करें तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की जो घटनाएं हैं वो इसी में होती हैं। लास्ट आपकी परत है जिसका नाम है आपका बाह्यमंडल, जिसको हम एक्सोस्फीयर जो है वो कहते हैं। ये तापमंडल के ऊपर स्थित परत होती है जिसकी ऊंचाई लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर कह लीजिए, या 700 से ऊपर ही कहीं कहीं लिखा रहता है, अंत इसका बताया ही नहीं जाता है। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, अंततः अंतरिक्ष में जाकर ये मिल जाती है। यही कारण मैंने बताया कि 10,000 भी आपको नहीं लिखा रहता है, 700 से ऊपर सीधे सीधे लिखा रहता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है, तो इन गैसों को याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहां से जो है वो बन सकता है। तो सभी हमारा थ्योरी पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, और लगभग सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पृथ्वी की संरचना में जितनी थी सब जो है वो देख ली। अब टोटल हम प्रश्नों की 10 लगभग 9-10 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन हम लास्ट में आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, कौन सा इनमें से आग्नेय शैल जो है वो नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। और अगला आपका जो चैप्टर है वो नदियां हैं, तो आप चाहें तो पहले से भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं ताकि और आपको अच्छे से चीजों को समझ में आए। तो कौन सा आग्नेय शैल नहीं है ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो जो डोलोमाइट है ये आपका आग्नेय शैल नहीं है, बल्कि अवसादी शैल जो है उसमें जो है वो आती है, तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अगला है जियोलाइट जो है वो क्या होता है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम टेट्राबोरेट, बताइए क्या इनमें से सही होगा। जियोलाइट जो है वो क्या होता है? तो जियोलाइट एक्चुअल में एक प्रकार की धातु जो है वो होती है, जो कि जो ज्वालामुखी पहाड़ होते हैं उनसे निकली जो चट्टान होती है उनकी कंदराओं में जो है वो पाई जाती है। और अगर बात करें वास्तव में होता क्या है, तो आपका बी वाला ऑप्शन हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाली धातु कौन सी होती है? ये प्रश्न हमने पिछली वाली क्लास में आपसे पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले में हम इसका आंसर देंगे। तो जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मैंने बताया था सियाल से आप याद रख सकते हैं, सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम, देखिए यहाँ पर सिलिका नहीं है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपका सही होगा पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर। भी मैंने आपको डिवीजन बताया था, और आपको जो भूकंपीय लहरें होती है ना उसके आधार पर डिवीजन भी बताया था। तो एल्यूमिनियम आपका जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी जिसको हम कहते हैं, भूपर्पटी क्रस्ट जो है जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है आपका सबसे ज्यादा सियाल यानी एसआई और एल जो है वो पाया जाता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 4 की पृथ्वी तल के नीचे का जो पिघला हुआ पत्थर होता है उसको क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा, मैग्मा, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर मैग्मा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्मा चट्टानों का जो है वो पिघला हुआ रूप जो है वो होता है, इस चीज को समझिए कि पिघला हुआ रूप जो है वो आपका होता है चट्टानों का मैग्मा। और मैग्मा जब बाहर निकलता है, जैसे ज्वालामुखी बाहर आता है, तो उसको फिर हम लावा के नाम से जो है वो जानते हैं। और इसी से मैंने बताया था आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है आपका होता है। अच्छा, एक चीज को और समझिए, हमने आग्नेय के अंतर्गत आपको बताई कि कौन कौन से और खंड के रूप में भूमि के नीचे जमते हैं। तो उसके अंतर्गत एक्चुअल में वो दो टाइप्स में आता है, एक आपका अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अंतर्भेदी जब आपका जो लावा है नीचे ही जम जाता है तो उसे हम अंतर्भेदी चट्टानों में रखते हैं, जब बाहर जमता है तो उसे बहिर्भेदी में। और हमने जो सभी आपको देखे अंतर्भेदी बहिर्भेदी वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। अगला आपका 5वां प्रश्न की पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो है वो कौन सी है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं? तो आसानी से आप बता ले जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन हमने आपको कराया था। आग्नेय चट्टान जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण जो है वो होता है सिलिका का, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का, कौन सा जो है वो आपका सही होगा। इसमें क्या अंतर होता है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में, इस चीज को समझिए। जैसे आपका लावा ही जमता है तो कई बार क्या होता है, जैसे आपकी ये एक भूमि है, भूमि में किसी प्रकार की दरार है, वहां से आपका लावा गया और नीचे ऐसे गया गया और ऐसे जाकर के तिकोना में जम गया। ऐसी चीज आपको देखने को मिलती है जो पुराने वाले फ्रीजर होते थे। अगर आप फ्रीजर में देखेंगे तो ऊपर से अगर पानी चू रहा है तो इस टाइप से लंबी लंबी जो छड़ें होती हैं वो बन जाती हैं।
आप इस चीज को ऐसे समझिए कि यहाँ पर पूरा लावा जो है वो भरा हुआ है, और लावा जो है आपका यहाँ पर बीच में भूमि में दरार है, तो भूमि में दरार में ऐसे नीचे नीचे गया और यहाँ तक ही पहुंच पाया। तो ये आपकी इस प्रकार से जो आकृति, लटकी हुई जो आकृति बनती है, और ये जो आपको देखने को मिलता है ये अधिकतर गुफाओं में देखने को मिलता है। जैसे इसके नीचे आपकी एक ये गुफा है, तो गुफा में इस टाइप से ऊपर से लटकी हुई आपको आकृति देखने को मिलती है। इसको हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट, जिसको हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और स्टेलेग्माइट जो होता है, माँ जो होता है, इसमें जो होती है गुफाएं जो होती हैं, इसके फर्श से ये उठती हुई बनती हैं, इस प्रकार से बनती हैं, तो उसे हम स्टेलेग्माइट कहते हैं। तो आपने बेसिक समझा कि होता क्या है। अब पूछा यह गया है इसमें निक्षेपण जो है वो किसका होता है। आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण जो है वो आपका होता है, जिसको हम CaCO3 जो है वो कहते हैं, CaCO3 जो है वो कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 7वां, कि इनमें से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कायांतरित शैल का उदाहरण आपसे पूछा गया है। मैंने बताया सभी उदाहरण। आंसर की बात करते हैं तो संगमरमर आपका जो है वो सही हो जाएगा। संगमरमर, चूने का जो पत्थर होता है ना, यही आपका परिवर्तित हो जाता है किसमें, संगमरमर में। चूने का जो पत्थर होता है वो एक अवसादी चट्टान होती है, और वो आपकी संगमरमर में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो आपका आंसर सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 8वां है, सेकंड लास्ट, कि इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट। कौन सा इनमें से सही होगा। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, मैंने कहा कि आग कब लग जाती है, ऐसे याद करिए, आग तब लग जाती है जब किसी के जो बेस होता है उसमें क्या लग जाए, ग्रेनाइट लग जाए, ग्रेनाइट के पत्थर लग जाए। तो ग्रेनाइट भी आपका आग्नेय चट्टानों में आता है, और बेस में लग रहा है, जमीन में लग रहा है, तो बेसाल्ट भी आपका आग्नेय चट्टानों में आता है। तो आपका ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में अंतर आपको याद रखना है, ग्रेफाइट अलग होता है, ग्रेनाइट अलग होता है। आंसर यहाँ पर बेसाल्ट जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इससे पहले की साइंस की क्लासेस आपने ना देखी हो, साइंस का पूरा कोर्स हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, थ्योरी और प्रश्न सहित। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। फिर भी ना मिले तो कमेंट में आप जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेंटल और कोर के बीच की सीमा आपको बतानी है, लेहमैन, गुटेनबर्ग, कोनार्ड या फिर आता था पर भूल गए। ये मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन रखा है, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा, क्योंकि हमने इसको ट्रिक से याद किया था। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपको ट्रिक दोबारा देखनी चाहिए। तो बताइए मेंटल तथा कोर के बीच की सीमा जो है वो क्या कहलाती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि समस्त पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है जिंक, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है लोहा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। जो आप ये टॉपिक वाइज वीडियो देख रहे हैं, इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस हम दोपहर के 3 बजे भी कर रहे हैं, जिसमें हम सुपर टेट और लेखपाल के लिए प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 3 बजे भी आकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।